आपने पढ़ा है वायु में दहन किसका, धातुओं का। हमने पढ़ा था कि वायु में दहन करवाने पर धातुओं को क्या प्राप्त होता है, धातुओं के ऑक्साइड में प्राप्ति होती है। सामान्यतः क्या होते हैं आपके धातुओं के जो ऑक्साइड है ना, वो जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। लेकिन जो धातुओं के ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, घुलनशील। वह घुल के क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्षार। जैसे हमने क्या कहा, Na2O, ये ऑक्साइड तो क्या है, जल में घुल रहा है और घुल के क्या बनाएगा, क्षार। क्या बनाएगा, NaOH। ऐसे ही क्या है आपका K2O, क्या नेम है, पोटेशियम ऑक्साइड। किससे क्रिया करेगा, जल से। क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का क्या करेगा, निर्माण। तो सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील। लेकिन जो घुलते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, आपके क्षार का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड किससे क्रिया कर रहा है, जल से। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे क्या पोटेशियम ऑक्साइड किससे क्रिया कर रहा है, जल से। क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब क्या है, सामान्यतः धातुओं की जो क्रियाशीलताएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हर धातु एक जैसे क्या नहीं हो सकती, क्रियाशील नहीं हो सकती। 3 धातुएं हमारी, एक हो गई आपकी कौन सी, लिथियम, एक कौन सी आपकी सोडियम, और एक कौन सी आपकी पोटेशियम। ये तीनों धातुएं आपकी इतनी अत्यधिक क्रियाशील हैं कि क्या करती हैं, ये जैसे किसी संपर्क में आती हैं, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं, ये क्या करती हैं, तुरंत क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनना, ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हमारी बुक में लिथियम का तो नाम नहीं है, केवल क्या दे रखा है, सोडियम और पोटेशियम। तो ये तीनों ही धातुएं इतनी अत्यधिक क्रियाशील होती हैं कि जैसे ये आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं, आते ही क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। यही कारण है कि इसको कहा रखा जाता है, कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो इन धातुओं को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि ये धातुएं अत्यधिक क्या है, क्रियाशील, और क्रियाशील होने का तुरंत क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती है। टॉपिक है हमारा क्या, एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण, को समझना। अभी आपने ये पढ़ा कि सामान्यतः धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। उन धातुओं में क्या है, आपकी एल्यूमिनियम भी शामिल है। लेकिन कुछ धातुओं के लिए यह ऑक्साइड की परत क्या होती है, वरदान का क्या करती है, कार्य करती है। कैसे कर रही है, सामान्यतः एल्यूमिनियम की जो धातुएं हैं जब किसके संपर्क में आती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो इनके ऊपर क्या चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह ऑक्साइड की परत इसे क्या से, इसे आगे संक्षारित होने से, क्या होने से, संक्षारित, मतलब इसे आगे नष्ट होने से क्या करती है, बचाने का कार्य करती है। तो परिभाषा क्या है, एल्यूमिनियम की वस्तु के ऊपर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। क्या परिभाषा हुई कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड, कह सकते हो आप कि मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। अब सवाल यह है कि इस एनोडीकरण का उपयोग क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सामान्य जब क्या किया गया, नॉर्मल एल्यूमिनियम की वस्तुओं की क्या किससे अभिक्रिया हुई, ऑक्सीजन से, तो उसके ऊपर क्या आ गया, ऑक्साइड के आगे एक परत आ गई। यदि इस परत को और मोटा कर दिया जाएगा तो इसे किससे बचाया जा सकता है, संक्षारण से बचाया जा सकता है। किसको, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को। अब इतना तो हम जान गए कि आखिरकार एनोडीकरण की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्या परिभाषा है कि एल्यूमिनियम की वस्तुओं के ऊपर मोटी ऑक्साइड परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण। लेकिन सवाल है कि आखिरकार हम यह परत किस प्रकार से चढ़ाएंगे, तो समझना कैसे चढ़ाई जाएगी। एनोडीकरण की विधि क्या है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, एल्यूमिनियम की क्या लेंगे, एक साफ वस्तु लेंगे। क्या लेंगे, एल्यूमिनियम की साफ वस्तु। तो सबसे पहले आपने क्या ली, एल्यूमिनियम की क्या ली, साफ वस्तु। और साफ वस्तु से आपने क्या बनाया, एनोड बनाया। क्या बनाया, एनोड। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु ली जाती है जिसको किसे परिवर्तित किया जाता है, एनोड में। और इस एनोड की जो अभिक्रिया है, एनोड किसका बनाया आपने, एल्यूमिनियम का। ये अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे, तनु सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहा गया, दोबारा सुनना कि आपने क्या किया, एल्यूमिनियम क्या ले ली, एक साफ वस्तु ले ली, और साफ वस्तु क्या बनाया आपने, एनोड बना दिया। और एनोड बनाने के बाद आप क्या करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या करवा रहे हैं, क्रिया। और क्रिया करवाने बाद क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, विद्युत अपघटन। एनोड बना करके क्रिया किससे करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से, और फिर क्या करवाया जाएगा, विद्युत अपघटन करवाया जाएगा। जब विद्युत अपघटन होगा तो सीधी सी बात क्या है, आप जानते हैं कि यहां से क्या मुक्त होगी, आपकी
ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस किससे, एल्यूमिनियम, एनोड किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम का, किसका बना हुआ है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी यहाँ से, ऑक्सीजन गैस में एल्यूमिनियम है, ये क्या है आपका एनोड, एल्यूमिनियम की वस्तु का तो अपन क्या बना है एनोड। जब हमें किस पर, एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी, ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन गैस किससे क्रिया कर लेगी, आपके इस एनोड से क्रिया करेगी और क्रिया करके एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चढ़ जाएगी, ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब यदि आप इस परत को और मोटा करेंगे यानी परत लगातार चढ़ाते रहिए तो क्या होती जाएगी, इसका आप संचालन से बचाव कर सकते हैं। अब मैं यदि बात करूं तो इसके उपयोग क्या है, तो इसके जो उपयोग है ना, किसके उपयोग, किसके उपयोग, आपके एनोडीकरण के उपयोग क्या है, दो ही है। पहला उपयोग तो यही है, क्या, संचालन से बचाव, क्या है, तो पहला उपयोग तो यही है कि संचालन से बचाव में क्या काम आता है, से बचाव। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सामान्यतः इस परत को क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, रंग, और रंग करके आकर्षक वस्तु बनाई जाती है। तो दूसरा उपयोग क्या आया कि इस एल्यूमिनियम की परत को रंग करके क्या बनाई जा सकती है, आकर्षक वस्तु बनाई जाती है, मतलब परत चढ़ जाएगी तो यदि परत को रंग देंगे तो वस्तु और अच्छी लगेगी, आकर्षक लगेगी। तो क्या है, इसके दो उपयोग है, किसके, एनोडीकरण के। अगला सेकंड रासायनिक गुणधर्म में धातुओं की जल के साथ क्या अभिक्रिया। अब यहां पर क्वेश्चन पुट नहीं होना चाहिए सर अधातु क्यों नहीं है, क्योंकि तो धातुओं जल के साथ क्रिया नहीं दर्शाती, इसलिए तो मैंने लिखवाया आपको कि धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ। तो यानी अब हम जो पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, केवल धातुओं की, क्योंकि जिन जिन अभिक्रिया को हम पढ़ने वाले हैं वहां पर अधातुएं सामान्य रिएक्शन नहीं करती। देखो होता क्या है कि नॉर्मली जो धातुएं होती है, जैसे आपने पाया था कि धातुओं को जलाया जाता है तो धातुओं के ऑक्साइडों की प्राप्ति होती है, ठीक इसी प्रकार से धातुएं क्या करती हैं, जल के साथ क्रिया करती हैं और क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं और कौन सी गैस देती हैं, हाइड्रोजन गैस देती है। परंतु कुछ धातु, हमने पढ़ा था टॉपिक कौन चल रहा है आपका, जल के साथ अभिक्रिया, और आपने पढ़ा है कि दोबारा सुन लेना, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, अघुलनशील, लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में कैसे होते हैं, क्या बनाएंगे, धातु। अब हमने कहा कि धातुओं के जो जल के साथ अभिक्रिया वो कितने प्रकार से होगी, तीन प्रकार से। एक कौन सा होगा, ठंडा जल, एक कौन सा होगा, गर्म जल, और एक कौन सा होगा, भाप यानी स्टीम जिसे बोलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसके साथ, ठंडे जल के साथ क्या अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले हमने पढ़ी है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं अपन। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सामान्यतः दर्शाती कितनी धातुएं, तीन, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये तीनों धातुएं जो हैं वे क्या करती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही आएगा, उन धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अंतर क्या है, ये दोनों तो करती है तेजी से, कैसे करती है, और ये कैसे करती है, धीमी। यानी कि सोडियम और पोटेशियम की जो जल के साथ अभिक्रिया है वह कैसी है, तेज है, और कैल्शियम की कैसे है, धीमी है। अब यदि एग्जांपल की बात करें तो मैंने क्या कहा, सोडियम ने कैसे क्रिया की जल के साथ, और सोडियम की और पोटेशियम की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है वह अत्यंत तीव्र और अत्यंत कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है। मतलब इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। जब इस अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा के साथ साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है, और क्या निकल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। क्या निकल रही है, ऊष्मीय ऊर्जा। चूंकि यह ऊर्जा अत्यंत मात्रा में यानी बहुत अधिक मात्रा में और इतनी मात्रा में कि यह निकलने वाली इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, प्रज्वलित कर देती है। क्या कर देती है, प्रज्वलित, प्रज्वलित मतलब जला देती है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। यही कारण है कि आपने नोटिस किया था, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम जैसी धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या रीजन था कि वह आर्द्रता और वायु से क्रिया करके क्या पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, क्यों पकड़ लेती हैं, क्योंकि निकलने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो इस हाइड्रोजन गैस को क्या कर रही है, प्रज्वलित कर रही है। पोटेशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल से। पता ये तो नहीं, उसको पता ही नहीं है, उसको लवांशी को क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड वही इसका निर्माण होगा आपका हाइड्रोजन गैस का,
एंड क्या बनेगी आपकी वही ऊष्मीय ऊर्जा। यह अभिक्रियाएं किसके साथ है? ठंडे जल के संग है। किसकी है? सोडियम और पोटेशियम की। तीसरी कौन सी धातु है? कैल्शियम। जैसे आपने सोडियम और पोटेशियम ने क्रिया की, ऐसी कौन क्रिया करेगा? कैल्शियम। और कैल्शियम किससे क्रिया करेगा? वाटर से। और क्रिया करके क्या बनाएगा? वही क्या बनाएगा? आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? निर्माण होगा। CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस निकलेगी? आपकी हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया में भी क्या निकल रही है? ऊष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है, लेकिन इस अभिक्रिया में निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का मान इतना अधिक नहीं है कि वह इस हाइड्रोजन गैस को जला सके। जब इतना अधिक नहीं है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि यह जो हाइड्रोजन गैस है, यह इसमें पाए जाने वाले जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम। पानी किसका है? चूने का ही है, यानी कैल्शियम तो उपस्थित होगा। तो कैल्शियम के चारों ओर क्या करने लग जाएंगे? ये इकट्ठी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इकट्ठी। सपोज ये क्या है आपका? कैल्शियम। अब इस कैल्शियम के चारों ओर बुलबुलों के रूप में क्या इकट्ठी हो जाए? हाइड्रोजन गैस। तो जैसे ही गैस इकट्ठी हो जाएगी इसके चारों ओर, कैसी हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हल्की। तो होता क्या है कि निकलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक तो नहीं है कि इसको जला सके। जब जला नहीं सकती तो फिर होता क्या है? होता यह है कि आपकी जो ये हाइड्रोजन गैस है वह धातु के चारों ओर बुलबुलों के रूप में क्या जाती है? जमा हो जाती है। और ये बुलबुलों के रूप में क्या जाती है? जमा हो जाती है। तो फिर यह कैल्शियम धातु क्या करने लगती है? पानी में तैरना आरंभ कर देती है। तो याद रखिएगा, वो धातुएं जिनकी क्रिया कैसी है? धीमी है, उसमें हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? कैल्शियम को फ्लोटिंग यानी कि तैराने में क्या करेगी? सहायता करेगी। ठीक है अभिक्रिया। तो आपकी ठंडे जल के साथ अभिक्रियाएं क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके साथ? दूसरी आपकी किसके साथ है? गर्म जल के साथ है। किसके साथ है? गर्म जल के साथ क्या है? अभिक्रिया है। गर्म जल के साथ जो अभिक्रिया है आपकी, यह दर्शाती कौन सी धातु है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु शो करेगी? मैग्नीशियम। सेम जैसे आपने भी कैल्शियम की अभिक्रिया पढ़ी, किसके साथ? ठंडे जल के साथ। सेम टू सेम वही अभिक्रिया किसके संग है? मैग्नीशियम के साथ। यानी जैसे कैल्शियम जो होता है वह धीमी गति के साथ अभिक्रिया दर्शाता है, ठीक इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी क्या करती है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया तो करती है, लेकिन कौन सी गति से? धीमी गति से। कौन सी गति से? तो यानी कि मैग्नीशियम क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा कौन से जल से? H2O यानी गर्म जल से। कौन जल से? गर्म जल से। और जब गर्म जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम। और किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण होगा? और क्या निकलेगी? उसमें ऊर्जा। लेकिन कहानी वही, निकलने वाली उसमें ऊर्जा का मान इतना अधिक नहीं है कि क्या कर सके वो इस हाइड्रोजन गैस को जला। इसलिए क्या होने लग जाएगी? यह हाइड्रोजन गैस इस मैग्नीशियम के चारों ओर क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। और क्या होने लग जाएगी? तैरना प्रारंभ कर देगी। क्या कर देगी? तैरना प्रारंभ कर देगी। कौन सी? आपकी भाप के साथ। कौन सी है? भाप के साथ क्या अभिक्रिया। अब सवाल ये है कि पहली बात तो भाप, जिसे आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टीम कहते हैं। इस स्टीम के साथ जो अभिक्रिया दर्शाती है वो कौन दर्शाती है? वो दर्शाती है आपकी कौन कौन सी धातु है? एक तो है आपकी कौन सी? जिंक। एक कौन सी? आपकी आयरन। और एक कौन सी? आपकी एल्यूमिनियम। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि भाप के साथ अभिक्रिया दर्शाने वाली धातु कौन कौन सी है? जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम। आपने Fe की अभिक्रिया यानी कि आपने आयरन की अभिक्रिया तो पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था हमने। Fe किससे अभिक्रिया करता है? H2O। पढ़ी है, याद आ रही है? अब यहां पर जो H2O है इसकी अवस्था को ध्यान करना, ये दोनों कैसी आ रही है? L। लेकिन यहां पर L नहीं आई है, क्या आएगी? G आएगी। क्या आएगा? G। क्योंकि आप देख रहे क्या है ये? और भाप कौन सी अवस्था होती है? गैस। कौन सी होती है? इसलिए यहां क्या आएगा? G। क्या आएगा? G। पानी लिक्विड होता है, लेकिन हम अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? यानी यहां पर जो आपका जल है वो किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? इसलिए अपन यहां क्या लिखा? जी। क्या लिखा? जी। तो जी लिख दिया। क्या बनेगा? यहां पर अब किसका निर्माण नहीं होगा? हाइड्रोक्साइड का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि क्या नहीं है? घुलनशील नहीं है। जो घुलनशील थे वो क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। ये किसका निर्माण करेंगे? सीधे ऑक्साइड का। किसका निर्माण करेंगे? ऑक्साइड का। आपने अभिक्रिया पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 1 में, Fe3O प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी आपकी? जल के साथ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रियाएं? जल के साथ। किसकी? धातुओं की। ठंडे जल के संग कौन दर्शाती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम।
तेज गति से कौन करती है? सोडियम पोटेशियम। धीमी गति से कौन करती है? कैल्शियम। गर्म जल के संग कौन करती है? मैग्नीशियम। कौन सी गति से? धीमी गति से। भाप के संग कौन करती है? जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम क्या करती है? गति करती है। ठीक है। अगला तीसरा गुणधर्म है आपका अम्लों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? अम्लों के साथ। किसकी अभिक्रिया? धातु की। किसकी? अम्लों के साथ किसकी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन? धातु की। पढ़ चुके हैं वैसे तो अपन पहले, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़नी है यहाँ, है ना। सेम टू सेम तो ऐसा नहीं है, कुछ तो एक्स्ट्रा ही है, तभी तो पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर स्पेशल किसका है? धातु और अधातु का। जब हम धातु की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अधातु वर्ड नहीं यूज किया, आपको मैंने केवल एक ही अभिक्रिया लिखवाई थी। किसके संग? धातुओं की वायु में दहन और अधातुओं का वायु में दहन। इसके अलावा जितनी भी आप अभिक्रिया पढ़ रहे हैं सब में क्या पढ़ रहे हो? धातु, धातु ही पढ़ रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि अधातुएं यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, यानी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है। सामान्यतः आप जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? बताओ। लवण। और क्या बनाती हैं? ओहो वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस, है ना, पढ़ा हुआ है आपने। Zn प्लस H2SO क्या बनाती है? ZnSO प्लस हाइड्रोजन। ये हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं अभिक्रिया। सवाल क्या है कि सामान्यतः तो यही होती है, सामान्य धातुएं तनु अम्लों के साथ क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती हैं? जिंक सल्फेट यानी लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। परंतु जब इन धातुओं की अभिक्रिया कौन से अम्ल के साथ करवाते हैं अपन? HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है। तो क्या होता है? होता यह है कि यह HNO3 जो है, मैंने क्या कहा दोबारा सुनना, सामान्यतः धातुओं किससे अभिक्रिया करती हैं? अम्ल से। और क्या बनाती है? बताओ, बोलो बोलो। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती। लेकिन हमने ये कहा कि जब इनकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? सांद्र HNO नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक अम्ल के साथ। जब धातुओं की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस HNO3 की जो प्रकृति है ना, वो कैसी है? प्रबल ऑक्सीकारक की है। कैसी है? जब प्रबल ऑक्सीकारक की प्रकृति है इसकी HNO3 की, तो फिर तो एक कंपलसरी हो गया कि ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं। चूंकि इसकी प्रकृति कैसी है, इसलिए क्या करेगा? अन्य पदार्थों का क्या करेगा? क्या करेगा? ऑक्सीकरण। और जब ये अन्य पदार्थों का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा, अन्य पदार्थों का है अन्य, तो होगा क्या? जब ये अन्य का ऑक्सीकरण करेगा तो खुद का क्या करेगा? अपचयन करेगा। तो होता क्या है कि सामान्य तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन HNO3 धातुओं से क्रिया करके क्या नहीं बनाता? हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्यों? क्योंकि क्या एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जब प्रबल ऑक्सीकारक है तो यह इसे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? ऑक्सीकरण। क्या करता है? और ऑक्सीकरण करने के बाद इसे किसे बदल देता है? जल में। किसे बदल देता है? जल में। ठीक है। लेकिन इसने इसको हाइड्रोजन गैस को जल में बदल दिया, लेकिन इसका खुद का क्या होगा? आप जानते हो ऑक्सीकारक का खुद का क्या होता है? क्या हो जाता है? अपचयन। तो इसका खुद का क्या होगा? अपचयन। और किस में होगा अपचयन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO या N2 को बोलो है नहीं है। अब इसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नेम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका खुद का तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रस। और इस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा? ये ऑक्सी इसमें कर देगा कौन? प्रबल HNO3। अब हम एक पॉइंट और हमें याद रखना है। पॉइंट क्या है? कॉपर जो होता है ना, वह तनु HCl से क्या नहीं करता? क्रिया नहीं करता। कॉपर तनु HCl से क्रिया नहीं करता है। क्या आप रीजन बता सकते हैं? देखो, आपने कौन सी, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? चैप्टर नंबर 1 में। और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने?
पड़ोसन भाभी हिना, कु हाजी एजी और पिटेगो। ये पढ़ी आपने। कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे, यानी हाइड्रोजन से क्या है, कम सक्रियशील है। जब ये कम क्रियाशील है तो सिंपल सी कहानी क्या है कि कॉपर जो है इस अभिक्रिया में क्या नहीं कर सकता, इसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो प्रतिस्थापित नहीं कर सकता तो यह अभिक्रिया नहीं होगी, संपन्न नहीं होगी, याद रखिएगा। तो सामान्य जो कॉपर है ना वो क्या नहीं होता, तनु HCl के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। कोई आपसे रीजन पूछ ले, क्योंकि HCl में कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, हाइड्रोजन क्या है, अधिक क्रियाशील, इसलिए कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन का नहीं कर सकता, प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अभिक्रिया अन्य धातु लवणों के साथ। अच्छे से समझे कहानी क्या है। इसको समझने से पहले अपन एक बार फिर से क्या पढ़ते हैं, सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब होता है सक्रियता श्रेणी का, कि यदि धातुओं को क्या किया जाए, धातुओं को क्या किया जाए, उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में जमाया जाए। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में जमाया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। इस श्रेणी को क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। और कौन सी है, काशी नाथ का, काशी नाथ का मांगे, सॉरी काशीनाथ का मांगे आलू, जमीन पर फेरे, जमीन पर फेरे, पड़ोसन भाभी हिना, कु हाजी एजी और पिटेगो। ठीक है, ये क्रम से नीचे तक जाएगी, है ना, मैंने इधर लिख दिया है। तो काशी नाथ का मांगे आलू, जमीन पर फेरे, पड़ोसन भाभी हिना, कु हाजी एजी और पिटेगो। पढ़ चुके बनी। क्या कहती है श्रेणी, कि यदि हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी। क्या है क्रियाशीलता में, मतलब ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है, लेकिन नीचे वाली ऊपर वाली को नहीं कर सकती। अब सुनना कैसे, एग्जांपल लेते हैं अपन। हमने बोला कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाले जाए, जिंक की पट्टी डाली जाए। क्या डाली जाए, जिंक की पट्टी। तो जिंक की पट्टी को डालने पर क्या प्राप्त होगा आपको, जिंक सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, एंड कौन सी गैस, सॉरी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कॉपर। क्यों प्राप्त हुआ वो समझो। किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का। किसका विलयन है, क्या डाली आपने, जिंक की पट्टी। Zn क्या है आपका, अधिक क्रियाशील, कॉपर क्या है आपकी, कम क्रियाशील। तो कॉपर आपकी क्या है, कम क्रियाशील है, जिंक क्या है आपका, अधिक क्रियाशील है। इसलिए इस जिंक ने इसके इस विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और किसका निर्माण हुआ, जिंक सल्फेट प्लस किसका निर्माण हो गया, कॉपर का। क्या यह धातु का लवण नहीं है, क्या यह धातु नहीं है, क्या धातु लवण की अभिक्रिया धातु से नहीं हो रही। तो यही तो हमारी क्या है, हेडिंग है, धातु की अन्य धातु लवण के साथ अभी आ गई। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्या होता है जब, है ना, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या होता है कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में, जिंक की पट्टी को डाला जाता है। जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, यदि आपने उस क्वेश्चन को कुछ भी पेन नहीं चलाया ना और आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका माइंड काम ही ना करे। जो वो कह रहा है ना उसको पहले समीकरण रूप में क्या किया करो, व्यक्त किया करो, जिससे आपको पता चले वो कहना क्या चाहता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डाल दिया आपने, जिंक की पट्टी को। जैसे ही आप लिखेंगे इस प्रकार से समीकरण, आपका दिमाग तुरंत क्लिक कर जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, मतलब विस्थापन कह लो या धातु की क्या कह लो, अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। और इसमें क्या होगा, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील, क्या कर देगा, विस्थापन। तो सपोज रेट क्वेश्चन कितने नंबर का जाए, 2 नंबर का। तो फिर क्या करोगे आप, क्या कहोगे कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डालने पर अधिक क्रियाशील जिंक कम क्रियाशील कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, और किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट, और किसका निर्माण होता है, कॉपर का निर्माण होता। सपोज दैट अभिक्रिया आ जाए उल्टी, ये तो आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा नीचे। अभिक्रिया आ जाए उल्टी, क्या होता है जब जिंक सल्फेट के विलयन में किसकी पट्टी को डाला जाता है, कॉपर की पट्टी को डाला जाता है। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसमें उत्तर क्या करके आते हैं, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा
अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकती। पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिससे समझ में आए क्या कहना चाहता है। उत्तर क्या लिखोगे, जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर की पट्टी को डालने पर कम क्रियाशील कॉपर अधिक क्रियाशील जिंक को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए यह अभिक्रिया ही संपन्न नहीं होगी। ठीक है ना। 2 नंबर में आया तो पूरी हिंदी लिखो, फिर सभी समीकरण लिख दो। टॉपिक है इसका नाम क्या है आपका, एक्वा रेजिया। इस एक्वा रेजिया का दूसरा नाम क्या है, अम्लराज। क्या है, इसे क्या बोलते हैं अपन, रॉयल वाटर। क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। और इसे क्या बोलते हैं अपन, शाही पानी। क्या बोलते हैं, शाही पानी। तो एक्वा रेजिया कह लो, चाहे क्या कह लो आप, अम्लराज कह लो, चाहे क्या कह लो रॉयल वाटर कह लो, चाहे क्या कह लो शाही पानी। क्या होता है वो समझना। सामान्यतः क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि गांव में फेरी वाले आते हैं। क्या आते हैं, फेरी वाले। और फेरी वाले ये कहते हैं कि आइए और फ्री में चमकवा जाइए, क्या आभूषण है ना। तो मोड़े ना चमका रहे कि आइए ब्यूटी पार्लर की दुकान पे मोड़े चमका जाइए, नहीं, उसके तो पैसे लगते हैं भाई, है ना। उसके क्या लगते हैं, पैसे। वहां था वो फिर फाउंडेशन करवाना है, फाउंडेशन जो भी होते हैं तुम्हारे, वो सबको क्या देना पड़ेगा, पैसे। मर्गी का मरी रोल। तो यानी कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, फ्री में क्यों चमकवा रहे हैं, उनको क्या फायदा। और फ्री जहां भी मिलता है ना, ये इंडिया है, क्या है। और इंडिया में फ्री की क्या होती है, बहुत वैल्यू है ना, आदमी वहां पहुंच ही जाता है। अब करते क्या है अपन कि जब उसको चमकवाने जाते हैं, हमें ऐसा लगता है, क्वेश्चन भी है आपकी में, कि एक महिला जो किसी आभूषण को क्या जाती है, चमकवाती है, यानी वो साफ करवाती है, कुछ समय के बाद वो ये देखती है कि उसके आभूषणों के वजन में क्या जाती है, कमी आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, या उसे साफ करने वाले कैंडिडेट ने क्या किया, किस विलयन का उपयोग किया। मैं एक शब्द और जोड़ देता हूं कि महिलाएं क्या करने लग जाती है, जैसे उसके पता चला कि उसके आभूषणों में क्या आ गई है कमी, वो रोने पर आरंभ कर देती है ना। तो महिलाओं में क्या होती है, आदत होती है किसकी, रोने की, है ना। तो वो क्या कर देती है, रोना प्रारंभ कर देती है। अब सवाल ये है ऐसा क्यों हुआ क्या कि पहले तो फ्री में क्यों कर रहे हैं वो, ऐसा सोनार भी कर रहे हैं, सोनार के पास जाओ तब भी होते हैं। जो वो लिक्विड का जिसका यूज कर रहे हैं ना, उसका नेम क्या है, या अम्लराज या रॉयल वाटर है, शाही पानी। होता क्या है कि 2 अम्ल होते हैं, एक तो कौन सा आपका HCl और एक कौन सा अम्ल है आपका HNO3। यानी कि आपका एक तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक हो गया आपका कौन सा, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों एसिडों के अंदर, अकेले के अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि किसी भी धातु को क्या कर सके, गला सके। प्रत्येक अंदर के अंदर, सॉरी स्पेशल यदि मैं बात करूं अम्ल की, तो स्पेशल किसी भी अम्ल के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो क्या कर सके, धातु को गला सके। लेकिन जब इन दोनों को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और मिक्स का रेशियो फिक्स है, लेकिन 3 किसका होना चाहिए और 1 किसका होना चाहिए। यानी कि मान लो हमने 100% मिक्सर बनाया तो उसमें 3% वैल्यू, यानी कि 75% किसका होना चाहिए, HNO3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जब आप HCl और HNO3 को 3:1 में मिलाओगे और मिलाने पर जो द्रव बनेगा, इस द्रव को अपन कौन सा द्रव बोलते हैं, अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लराज। और इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि यह कठोर से कठोरतम प्लेटिनम जैसी धातुओं, सोने जैसी धातुओं और सिल्वर जैसी धातुओं को भी गला सकता है। वैसे सबसे अधिक कठोर कौन सी है, प्लेटिनम, लेकिन प्लेटिनम सोना और चांदी जैसी धातुओं को भी गला सकता है। तो दोबारा सुनिएगा, एक्वा रेजिया जिसका दूसरा नाम क्या है, अम्लराज, रॉयल वाटर या शाही पानी, क्या किसका मिश्रण है, अम्ल सॉरी HCl और HNO3 का। कितने अनुपात में, 3:1 में मिलाने पर जो द्रव बनेगा उसे क्या कहेंगे। दोनों में यह क्वालिटी नहीं है कि वो अलग अलग क्या कर सके, धातुओं को गला सके, इसलिए इनको मिलाने पर जो द्रव बनेगा उसके अंदर ही क्षमता आ जाती है। अब आप डिपेंड करेंगे क्वेश्चन पर। मैंने कहा HCl की वैल्यू कितनी है, HNO3 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से अम्लराज बनाने के लिए HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा। आप सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो यही करते हैं, आपके माइंड में छपा हुआ है, आप ये तो भूल जाते हैं, ये तो याद है 3:1, 3:1 शुरू मार देंगे, सामने दिखना चाहिए बेस कहा 3:1, बस 3:1 दिखाना चाहिए। उत्तर आओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि HNO3 और किसका अनुपात बताओ,
आपके माइंड में क्या छपा हुआ? 3 अनुपात। और आपके दिमाग के संग खेलेगा भी वो। पहला ऑप्शन क्या होगा? 3 अनुपात ले आओ टका टका है। हाँ, अब ये तो कोई आपकी किस्मत है कि 10th क्लास में वो सिस्टम नहीं है ओएमआर वाला। नहीं, आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे होते ना हमारे जैसे में, तो फिर समस्या आ जाती। तो वहां तो एक बार गोला ब्लैक हुआ और हुआ, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ब्राइटनर यूज कर सकते हो, ना पत्ती आपको कॉपी चेक नहीं होगी, है ना। ब्राइटनर तो मिलता भी नहीं है वहां। तो याद रखना HNO3 की वैल्यू कितनी है? 1। HCl की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा? 1:3। अभी मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा होगा? आपके क्लास में पता चल जाएगा, जब मैं टेस्ट लूंगा स्कूल में, जब भी आपको पता चल जाएगा। और मैं ले चुका हूं बहुत बार, सबको वही पता चल जाता है। बच्चे यही करके आते हैं, वो ये तो पढ़ते नहीं कि भैया HNO3 HCl पूछ रहा है कि HCl और HNO3 पूछ रहा है। तो यह आपका यहाँ चैप्टर क्या हो जाता है? आधा पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा पूरा। कल हम इसे लिखेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं की। किस